बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो भाई, हमने प्रीवियस क्लास में ये अपना टॉपिक स्टार्ट किया था फास्टिंग। ठीक है। और फास्टिंग के ये 4 क्वेश्चंस मैंने लिखवाए थे और मैंने बताया था कि इन चारों का आंसर सेम है। ठीक है, ये 1 मिनट का रीकैप दे रहा हूं ताकि आज के लेक्चर से कनेक्टेड हो जाए। फिर मैंने बताया था कि हम इस कंप्लीट ऑब्जर्वेशन ऑफ फास्टिंग में सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ फास्ट करते हैं। ठीक है, और किन लोगों पर रोजा ऑब्लिगेटरी है ये डिस्कस करते हैं। और फिर उसके बाद हम जो है वो सहरी से अपना आंसर एक्चुअल में स्टार्ट कर रहे होते हैं और फॉर्मल इंटेंशन को डिस्कस करते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि डे लाइट आवर्स में हमें कैसे रोजा स्पेंड करना होता है। तो हम बताते हैं कि भाई केयर ऑफ लैंग्वेज डायरेक्शन करना होता है। ठीक है, प्रेयर और रिसाइटेशन ऑफ द कुरान में टाइम स्पेंड करना होता है। ठीक है। और मैंने एक दो अहादीस भी शो की थी जिससे ये पता लग रहा था कि भाई फास्टिंग सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है, बल्कि इंसान को बुरे कामों से भी अवॉइड करना है। और मर्दों को मोहल्ले की मस्जिद में और औरतों को घर की मस्जिद में ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। और इफ्तार के वक्त की सुन्नतें मैंने डिस्कस की थी कि जो है वो क्या कहते हैं, जैसे ही सनसेट हो जाए तो फौरन अफ्तार कर लेना चाहिए। ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि भाई जब आप अफ्तार करें तो डेट्स से करें, अवेलेबल ना हो तो वाटर से कर लें, ये सुन्नत है। और फिर अफ्तार वाली दुआ बताई थी और इसकी रियलिटी भी बता दी थी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइएगा, मैंने आपको ये बात बताई थी कि बेटा जब फास्टिंग का डिस्कशन होगा, ठीक है, कंप्लीट डे लाइट आवर्स का, डे क्या कहते हैं, अ डे इन फास्ट का, ठीक है, या फिर फास्टिंग का डिस्कशन होगा कैरिड आउट का, तो फिर एवरीथिंग यू मस्ट राइट डाउन। ठीक है। यानी तरावी भी लिख रहे होंगे, शब कदर भी लिख रहे होंगे, एतकाफ भी लिख रहे होंगे, और ईद उल फितर का ही बता रहे होंगे, और एग्जेम्प्ट कौन लोग हैं फास्टिंग से ड्यूरिंग दिस मंथ वो भी बता रहे होंगे। ठीक है, ये तो हो गया प्रीवियस क्लास का एक ओवरव्यू। अच्छा, फिर इसके बाद मैंने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 लिखवाया था। ठीक है। और उसमें सिर्फ एक चीज ज्यादा थी कि एग्जामिनर ने एग्जेम्प्टेड पीपल को स्पेशली डिस्कस कर लिया था। जब एग्जामिनर एग्जेम्प्टेड पीपल को स्पेशली डिस्कस करेगा तो हम भी उसको स्पेशली थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर देंगे। और मैंने कहा था कि अगर ये लोग जो एग्जाम फ्रॉम फास्टिंग हैं, ठीक है, ये सारे लोग ऐसा नहीं है कि ये रोजा ही नहीं रखेंगे, बल्कि दे विल मेक इट अप लेटर। मतलब दे हैव टू मेक द कजा फास्ट। ठीक है, यानी डिले फास्ट इनको रखना पड़ेगा। और वो जो डिलेड फास्ट होगा, ठीक है, वो रमजान के बाद फौरन रखना शुरू कर देंगे। बीमार ठीक हो जाएगा, ठीक है, ट्रैवलर वापस आ जाएगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, रोजा रखेगा। बट कभी कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि आइलमेंट इज परमानेंट। बीमारियां कभी कुछ ऐसी हो जाती हैं जो परमानेंट हो जाती हैं, ठीक है, जो इंसान के साथ लग जाती हैं, कभी जान नहीं छोड़ती। ठीक है, जब ऐसी बीमारी हो जाए तो फिर फिदिया देना पड़ता है। और फिदिया कितना आसान है कि एक रोजे के बदले में सिर्फ और सिर्फ 2 मील्स टू अ नीडी पर्सन। और आजकल के हिसाब से अगर हम पाकिस्तान में देखें तो सिर्फ RS जो है वो क्या कहते हैं 350 इसके लोएस्ट कॉस्ट है। बाकी आप अच्छा वाला खाना जितना खिलाना चाहें खिला सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो ये हो गया था प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2। ये प्रीवियस क्लास का रिकैप हो गया। और अब हम जो है वो क्या कहते हैं, देखें फास्टिंग के एंड की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, अब जरा जल्दी से ये लिख लें, मैटर्स विच नलिफाई फास्टिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन भी लिखें और ये पैराग्राफिंग भी करें, बी क्विक, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको अच्छी तरह समझें। यहां पर सबसे पहले ना एक वोकैबुलरी समझ लें जो बच्चों को बाद में प्रॉब्लम करती है। ठीक है, मतलब रोजा तोड़ने के लिए इंग्लिश में कौन कौन से वर्ड्स आ रहे हैं ये जरा देख लीजिएगा। नंबर 1, मैटर्स विच नेलिफाई फास्ट, नंबर 1 हो गया, यानी रोजा ब्रेक करने के लिए एक नेलिफाई फास्ट का वर्ड आता है। नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 वर्ड आ रहा है कैंसिल आउट द फास्ट। ठीक है, नंबर 3 वर्ड आ रहा है जो वो क्या कहते हैं, रेंडर द फास्ट वॉइड। ठीक है, रेंडर द वुजू वॉइड, रेंडर द फास्ट वॉइड, ये आता है। और एक वर्ड रोजा तोड़ने के लिए आता है टू ब्रेक द फास्ट। ठीक है, तो 4 वर्ड्स हो गए मेरे भाई। किसी भी वर्ड से क्वेश्चन आ सकता है। वोकैबुलरी बताने का पर्पस ये होता है, वरना कोई मैं हम इंग्लिश थोड़ी पढ़ाने बैठे। ठीक है, तो नेलिफाई फास्ट का वर्ड आए तब भी आंसर यही होगा
कैंसिल आउट फास्ट का वर्ड है तब भी यही आंसर होगा। ठीक है, क्या कहते हैं, एक्ट्स दैट रेंडर द फास्ट वॉइड का वर्ड है मेरे भाई। तो अब सुनिएगा, तो बहुत गौर से सुने कि इसमें देखिए दो बातें पूछी हैं एग्जामिनर ने, एक कैंसिल आउट द फास्ट और दूसरा नेलिफाई द फास्ट। ठीक है, सॉरी, एक कैंसिल आउट द फास्ट और एक हु आर एक्सक्यूज्ड फ्रॉम फास्टिंग। एक्सक्यूज का क्या मतलब है, वही एग्जेम्प्ट। ठीक है, एग्जेम्प्ट किसे कहते हैं, ठीक है, एग्जेम्प्ट किसे कहते हैं ये समझ लीजिएगा। एग्जेम्प्ट कहा जाता है उन लोगों को जो रमजान के महीने में रोजा ना रखना उनको अलाउड है। ठीक है, रोजा ना रखना रमजान के महीने में उनको अलाउड है, एग्जेम्प्ट पीपल। तो अभी अभी फिदिया वाला जो पैराग्राफ था वो इसी एग्जेम्प्ट पीपल का था। तो भाईजान ये भी डन हो गया और इंट्रोडक्शन ऑफ द फास्ट भी डन हो चुका है, यानी किन लोगों पर रोजा फर्ज होता है, कब से कब तक रोजा कंटिन्यू करना होता है। ठीक है, सारी से स्टार्ट और अफ्तार पे एंड, ये सारा इंट्रोडक्शन में आ गया। तो ये नंबर पैरा नंबर 1 और पैरा नंबर 3 इज डन, और ओनली पैरा नंबर 2 वी नीड टू एक्सप्लेन राइट नाउ। ठीक है भाई, तो ये आपने पैराग्राफिंग अपने पास लिख ली। ठीक है, अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो मनाइम राइट डाउन एवरीथिंग। हाँ, अच्छा अब देखिएगा, लिहाजा मैं सिर्फ पैरा 2 की डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, नंबर 1 हमारा पूरा हुआ है। ठीक है, 1 मिनट के लिए देख लें, ये अभी अभी मैंने आपको समझाया भी था, रिमाइंड करवाया था इसीलिए। ठीक है, कि प्रीवियस से कनेक्टेड है। तो पैरा नंबर 1 हमारा पूरा कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अच्छा अब पैरा नंबर 2 देखिएगा और इसकी डिटेल लिखते चले जाइएगा साथ साथ। ठीक है, पैरा 1 में कुछ लिखने की जरूरत नहीं, वो आप पहले ही लिख के डन। अब पैरा 2 की डिटेल देखो। ठीक है, एक्ट्स दैट रेंडर द फास्ट वॉइड। ठीक है, किन चीजों से रोजा टूट जाता है। ठीक है, तो नंबर 1 थिंग इज दैट जिन चीजों से रोजा टूट जाता है। ठीक है, नंबर 1 इज ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग। मेरे भाइयों सुनो, स्मोकिंग से भी रोजा टूट जाता है, कोई डाउट वाउट नहीं है इसके अंदर। ठीक है, और इवन मेडिसिन से भी रोजा टूट जाता है। ठीक है, अगर बाय माउथ मेडिसिन ली जा रही है तो उससे रोजा टूट जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर आप वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, मतलब इंजेक्ट कर रहे हैं या ड्रिप लगवा रहे हैं, तो उससे रोजा नहीं टूटेगा। आ गई बात समझ में। ठीक है, यानी एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि रोजा उन चीजों से टूटता है जो डायरेक्टली इंसान के स्टमक या माइंड तक पहुंच रही हो। ठीक है, और वो माउथ या नोज के रास्ते से पहुंचती हैं। ठीक है, अगर आप जो है वो क्या कहते हैं, जो है इंजेक्ट कर रहे हैं या ड्रिप लगवा रहे हैं, ठीक है, तो रोजा उससे नहीं टूटता क्योंकि वो डायरेक्ट स्टमक या माइंड तक नहीं पहुंचती। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सीवियर कंडीशन हो, ठीक है, कि डायरेक्ट स्टमक में कोई इंजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, कोई ऐसा तरीका हो, ठीक है, या माइंड में इंजेक्ट किया जा रहा है, खुदा ना खास्ता ब्रेन ट्यूमर्स वगैरह को रिमूव करने के लिए, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में फिर रोजा टूट जाएगा। आई बात समझ में। ठीक है, तो अब जरा गौर से सुनिएगा, एक्ट्स दैट रेंडर द फास्ट वॉइड, जिनसे रोजा टूट जाता है, ठीक है, उनकी बात हो रही है। नंबर 2, डिलिबरेटली वॉमिटिंग एटलीस्ट अ माउथ। जरा समझें कि रोजा क्यों टूटेगा। ठीक है, वॉमिटिंग जब डिलिबरेट होगी तो रोजा टूटेगा, और माउथफुल होगी तो रोजा टूटेगा। बहुत मैटर क्रिटिकल है। ठीक है, कि एक तो ये कि मैं क्या कहते हैं, वॉमिटिंग डिलिबरेट होनी चाहिए, दूसरा माउथफुल होनी चाहिए। ठीक है, लिहाजा माइनर से रोजा नहीं टूटेगा, और जो नॉन डिलिबरेट होगी, इनवॉलेंट्री होगी, उससे भी रोजा नहीं टूटेगा। अब इसकी एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन सुनो, पहले ये लिख लो, फिर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन बताऊं आप लोगों को। बी क्विक। देखो भाइयों, बात इतनी है कि एक बच्चा ही पूछता है कि सर डिलिबरेटली क्यों कोई वॉमिटिंग करेगा, क्या वजह है। सिंपल सी बात है, सुनो भाई, आप कराची के रहने वाले, आपको देसी घी वगैरह इतनी आसानी से हजम होता नहीं है। आप पंजाब चले गए, और पंजाब गए तो पंजाब में शहरी में आपके सामने, आपको पता है इंटीरियर पंजाब वगैरह में जबरदस्त किस्म का मेहमान नवाजी की जाती है। ठीक है, तो शहरी में आपके सामने जो है वो क्या कहते हैं, एक जो है वो बकरा रोस्ट करके ले आए। ठीक है,
लस्सी का इतना बड़ा गिलास रख दिया लाके, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, साथ साथ आपको लस्सी के गिलास के साथ देसी घी में बनी हुई जो है वो क्या कहते हैं मटन कढ़ाई भी लाके रख दी, ठीक है। अब आपने खूब खाया, इतना खाया कि आपने, क्योंकि टेस्ट भी बहुत जबरदस्त, ठीक है, तो आपने इतना खा लिया कि अब लोग बोल रहे हैं भाई फजर की नमाज पढ़ने चलो। तो आपको दो बंदे बड़ी मुश्किल से फजर की नमाज के लिए लेके गए, ठीक है, आपसे उठा ही नहीं जा रहा था, लेकिन बहरहाल कुछ भी करके आपने नमाज पढ़ी और अब आप लेट गए, ठीक है। 10 बजे सुबह, 9-10 बजे आपकी हालत बहुत खराब होने लगी, ठीक है, कि आपको सांस भी ना आए, ठीक है, इतनी बुरी हालत होने लगी। तो ऐसी हालत में इंसान ये सोचता है कि यार वॉमिटिंग हो जाए तो कुछ मैं लाइट फील करूंगा, कुछ बेटर फील करूंगा, ठीक है, लेकिन वॉमिटिंग भी नहीं हो रही। तो जो है वो जब वॉमिटिंग भी नहीं हो रही ना, तो अब इंसान जबरदस्ती कुछ टेक्निक्स अप्लाई करके, ठीक है, अपनी हलक में उंगलियां रखकर कुछ भी करके, ठीक है, मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन की तरफ नहीं जा रहा, कुछ भी करके इंसान वॉमिट करता है, ठीक है। अब जब वो वॉमिट डिलिबरेटली कर रहा है ना, इससे रोजा टूटेगा, लेकिन वो भी एक कंडीशन है कि वो माउथफुल होनी चाहिए, ठीक है। अब माउथफुल के बंदे में की एक्सप्लेनेशन में एक बंदा कहता है कि सर माउथफुल का कैसे पता लगेगा, ठीक है, क्या प्याला लेके नापेंगे? ठीक है भाई, माउथफुल की डेफिनेशन लिखी है स्कॉलर्स ने, ठीक है, लिख लें आप माउथफुल के आगे छोटा सा, व्हाट व्हाट अ पर्सन कैन नॉट स्टॉप इन हिज माउथ, ठीक है, व्हाट अ पर्सन कैन नॉट स्टॉप इन हिज माउथ। क्या मतलब है कि भाई वॉमिटिंग आई और आपने जहां मेहमान गए थे उनका बेडरूम ही खराब कर दिया, आप वॉशरूम तक भी ना जा सके, कमरे से भी ना निकल सके। आई बात समझ में? तो व्हाट अ पर्सन कैन नॉट स्टॉप इन हिज माउथ इज कॉल्ड माउथफुल। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये माउथफुल वॉमिटिंग होगी तो रोजा टूटेगा, अगर लेस देन माउथफुल होगी तो रोजा नहीं टूटेगा। आ गई बात समझ में? ठीक है। तो डेलिबरेट का भी मतलब मैंने समझा दिया कि कभी कभी ये रेयर कंडीशन में ऐसा हो जाता है, ठीक है। अब आ जाओ उसके बाद, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है नेक्स्ट पॉइंट, ये दोनों लिखे, फिर समझाता हूं तफसील से। बी कोई, अब सुनो मेरे भाइयों बहनों, 1 मिनट के लिए समझो। देखो, फास्ट कैन बी ब्रोकन बाय मिस्टेक, अच्छी से समझना है, मिस्टेक से फास्ट ब्रोकन हो जाता है और फॉरगेटफुलनेस से फास्ट ब्रोकन नहीं होता। बहुत अच्छा मसला है ये, समझ लीजिएगा, और इन दोनों का डिफरेंस भी समझ लीजिएगा। बच्चा बोलता है सर समझ नहीं आ रही बात कि यार ये मिस्टेक और फॉरगेटफुलनेस कोई अलग अलग चीजें हैं क्या? मुझे तो एक ही लगती है, मिस्टेक और फॉरगेटफुलनेस, ठीक है। कि आप कह रहे हैं मिस्टेक से टूट जाएगा, फॉरगेटफुलनेस से नहीं टूटेगा, ठीक है। तो बेटा मिस्टेक के आगे छोटा सा लिखो, ठीक है, मिस्टेक के आगे छोटा सा लिखो, ठीक है। ही रिमेंबर्स, छोटा सा लिखना, ही रिमेंबर्स दैट ही इज फास्टिंग बट शोज अ केयरलेसनेस, ठीक है। मिस्टेक में आपने क्या लिखा? ही रिमेंबर्स दैट ही इज फास्टिंग बट शोज अ केयरलेसनेस, ठीक है। फॉरगेटफुलनेस में लिखो, he does not even remember, he does not even remember that he is fasting, ठीक है भाई, he does not even remember that he is fasting, ठीक है भाई, he does not even remember that he is fasting। अच्छा, अब समझना है, इसकी एग्जांपल सुनो। मैंने कहा मिस्टेक में इंसान को रोजा याद होता है लेकिन कोई केयरलेसनेस शो हो जाती है, और फॉरगेटफुलनेस में रोजा याद ही नहीं होता। मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। पहले फॉरगेटफुलनेस सुनो, फिर मिस्टेक की तरफ आएंगे। भाई गर्मियों के दिन होते हैं, पहला दूसरा रोजा होता है, आपकी आदत यूजुअली स्कूल से आकर, आप जब स्कूल से घर पहुंचते हैं, ठीक है, तो आपकी आदत होती है कि यार आप जो है ना वो कर लें, फ्रिज से कोई बना हुआ जूस निकालें, ठीक है, वो पी लें, ठंडा पानी पी लें, कोई चीज आकर खा लें। आप थक कर आते हैं, जाहिर सी बात है, स्कूल से, ठीक है। तो आप स्कूल से आए और पहला दूसरा रोजा था और आप गए फ्रिज में, ठीक है, और जाकर आपने, ठीक है, एक गिलास जूस पिया, ठीक है, कुछ बनानास पड़े थे वो खा लिए, ठीक है, और एक सेब हाथ में लेके पीछे हटने लगे, ठीक है। और अब छुरी हाथ में है कि बस को काटूंगा और
जो है वो खाऊंगा, पीछे से एक फ्लाइंग चप्पल आई आपके सर पर, ठीक है, कमबख्त तुमने रोजा तोड़ दिया, ठीक है, गर्मी के चक्कर में, जरा सी गर्मी तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं होती, वो पीछे आपकी अम्मा खड़ी हुई थी, ठीक है, और वो फ्लाइंग चप्पल आपकी अम्मा ने आपको चला के मारी कि तुमने रोजा क्यों तोड़ा, ठीक है। अब आपको याद आया यार मेरा तो रोजा था, ठीक है, तो इस वक्त आपने जितना कुछ भी खा लिया, चाहे आप बिरयानी की 2 प्लेटें ही क्यों ना खा जाएं, ठीक है, आपका रोजा नहीं टूटेगा। ये अल्लाह ताला की तरफ से आपकी दावत हो गई, हदीस में आता है ऐसे ही, ठीक है। तो फॉरगेटफुलनेस से आपका रोजा नहीं टूटेगा, चाहे कितना ही कुछ क्यों ना खा लें, ठीक है। नंबर 1, मिस्टेक से रोजा टूट जाता है। मिस्टेक क्या है, सुने भाई, आप वुजू कर रहे थे और वुजू करते करते अब इंसान को जो है वो क्या कहते हैं माउथ वॉश करना होता है, ठीक है, तो आपने कुल्ली करने के लिए जो है वो क्या कहते हैं पानी अपने मुंह में रखा हुआ था, और किसी ने आके आपके कंधे पे हाथ रखा, और भाई कैसा है आजकल नजर नहीं आ रहा, बस अब वो पानी आ गया। आई बात समझ में, वो पानी बाहर जाने के बजाय और भाई कैसा है के चक्कर में अंदर चला गया, किसी ने जो हाथ मारा जोर से, ठीक है, तो इसमें मिस्टेक है, चाहे दूसरे की मिस्टेक है, लेकिन आपका रोजा गया। आई बात समझ में, ठीक है, तो इससे रोजा टूट जाता है, मिस्टेक से, फॉरगेटफुलनेस से नहीं टूटता, ठीक है भाई। कोई इश्यू है इसके अंदर, ये समझ आ गया, मनाइम समझ आया, खंसा समझ आया, अरहम समझ आया भाई, फाकिहा, मनाल, मोहम्मद, मुनीबा, तस्मिया, जुलकरनैन, हाँ भाई, जरा बताना है ना एवरीवन, दानियाल, नाफे, ठीक है, जरा रिप्लाई दिया करें, ठीक है। अच्छा, अब रोजा टूट गया, तो देखो बेटा, अब एक मुसलमान परेशान होता है कि अब एक रोजा टूट गया, अब एक मुसलमान परेशान होता है कि यार ये जो गुनाह मिला मुझे, नहीं सुने, जो रोजा मिस्टेकनली टूटा है ना, आपको रोजे का सवाब भी पूरा मिलेगा, लेकिन कैसे, आपके लिए फर्ज है कि आप मगरिब तक, यानी पूरे सनसेट तक भूखे प्यासे ही रहेंगे। गलती हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खाना पीना शुरू कर देंगे, तो इस तरह आपको रोजे का सवाब मिलेगा, बट रमजान के बाद सिर्फ एक रोजे की कजा कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मिस्टेकनली टूटा है ना, जानबूझकर नहीं टूटा, तो बस एक रोजे की कजा कर लेंगे आप, ठीक है। इसके ऊपर कोई सजा वजा नहीं है, कफारा नहीं है। आ गई बात समझ में मेरे भाइयों, क्योंकि मिस्टेकनली टूटा है, और मिस्टेकनली टूटा है तो आपको सवाब भी पूरा मिलेगा, बट विद द कंडीशन दैट यू कंटिन्यू योर फास्ट अप अंटिल द सनसेट, ठीक है मेरे भाई, यानी आप भूखे प्यासे ही रहेंगे सनसेट तक, और ये शो कर रहे होंगे अल्लाह ताला को कि अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, बहुत बड़ी गलती हो गई, ठीक है, मुझसे केयरलेसनेस शो हुई, ठीक है, और जो है वो क्या कहते हैं आप भूखा प्यासे रहकर ये शो कर रहे होंगे, ठीक है। अब सुनो, ये आ गई खतरनाक कहानी कि अगर कोई जानबूझकर रोजा तोड़ देता है, ठीक है, जरा जल्दी से लिख लो, फिर समझाता हूँ। अब ये खतरनाक कहानी सुने कि भाई एक पर्सन रोजा ब्रेक करता है इंटेंशनली, डिलिबरेटली, ठीक है, विदाउट एनी जेन्युइन रीजन। गौर से सुन लेना बेटा, अगर रोजा ब्रेक करने का कोई जेन्युइन रीजन है तो फिर आपको बस एक रोजा बाद में रख लेना है, ठीक है, मैं अभी उसकी कंडीशन बताता हूं। लेकिन अगर जेन्युइन रीजन नहीं है तो यू हैव टू पे कफारा, दैट इज अ पनिशमेंट, ठीक है। अब इसको समझना है आप, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए, एक शख्स इंटेंशनली जानबूझ के रोजा तोड़ रहा है, कोई रीजन नहीं है, ठीक है, मैं ये बता रहा हूं, तो पहले समझ लो रीजन है तो क्या होगा। अगर रीजन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल आपने रोजा रख लिया, और रोजा रख के अब आपकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई, ठीक है, और आपको बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम होने लगा, ठीक है, जैसे एज्मा वाले लोग होते हैं, सांस की बीमारी हो गई, ठीक है, और कोई ऐसा मसला हो गया, तो आपको इनहेलर लेना पड़ता है, और इनहेलर से रोजा टूट जाता है, ठीक है। तो इनहेलर आपने लगा, तो आपने इनहेलर लगाया, तो उससे रोजा टूट गया, लेकिन एक जेन्युइन रीजन था ना कि भाई अगर आपने इनहेलर नहीं लगाओगे, ठीक है, तो अल्लाह मियां के पास पहुंच जाओगे, ठीक है, सिर्फ ये वाला रोजा नहीं टूटेगा, अगले रोजे भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में रोजा तोड़ना फर्ज हो जाता है, यानी जहां पर जान बचानी हो
तो रोजा तोड़ना फर्ज है। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रोजा तोड़ देंगे और रोजा तोड़कर रमजान के बाद सिर्फ एक रोजा उसका रख लेंगे, कोई पनिशमेंट नहीं और कोई कफारा नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आपने, अयान अल्लाह ताला आपको जल्द अज जल्द बेहतरीन तरीके से शिफा अता फरमाए, ठीक है, अब सुनिएगा, लेकिन अगर आपने जो है वो क्या कहते हैं, रोजा जेन्युइन रीजन के बगैर तोड़ा, फॉर एग्जाम्पल आजकल रोजे में लोग क्रिकेट भी खेलते हैं, ठीक है, अब क्रिकेट मैच रख लिया टूर्नामेंट, ठीक है, टूर्नामेंट चलता रहा, आपने पहले मैच के अंदर बॉलिंग की, ठीक है, और बॉलिंग में आप जबरदस्त बॉलर है, ठीक है, आपने 4-5 विकेटें ले ली और आपकी वजह से टीम जीत गई। ठीक है, सेकंड मैच स्टार्ट हुआ टूर्नामेंट का, ठीक है, आप को आपने कहा यार भाई अब मैं बहुत बुरी तरीके से थक चुका हूं, मेरा रोजा कहीं खराब ना हो जाए, मैं भाई नहीं चल, मैं नहीं खेल सकता सेकंड मैच। ठीक है, आपने सेकंड मैच नहीं खेला, ठीक है, आप बेस्ट बॉलर थे, ठीक है, और टीम मैच हार गई। ठीक है, अब आप घर पे आराम कर रहे थे, अब टूर्नामेंट का फाइनल आया, जब फाइनल आया तो दोस्त घर पे पहुंच गए कम वक्त, ठीक है, और घर पे पहुंच के कहने लगे यार तेरी वजह से भाई पहला मैच जीते थे, देख तू नहीं था तो दूसरा मैच हार गए, यार कुछ भी करके हमारे साथ चल के ना ये जो फाइनल है ना ये खेल ले। आपने कहा भाईजान फाइनल नहीं खेलूंगा, इसलिए कि मेरा रोजा खराब हो जाएगा, मैं उठ भी नहीं सकता बेड से। ठीक है, तो अगर मैं उठकर जाना भी चाहूँ ना तो मुझे खाना पीना पड़ेगा। अब दोस्त तो दोस्त होते हैं कम वक्त, उन्होंने कहा कि यार हमारी खातिर एक रोजा तोड़ देना, क्या हो जाएगा, पूरी टीम हार रही है। ठीक है, अब सुनिएगा, हमारी खातिर एक रोजा तोड़ दे, अल्लाह ताला बहुत माफ करने वाला है, और यूं है वो है। ठीक है, आपने दोस्तों के भाषण में आकर रोजा तोड़ दिया, ठीक है, जूसेस पिए, खजूरें खाई, ठीक है, और टूर्नामेंट जीत कर आ गए। अब टूर्नामेंट तो जीत कर आ गए, असर की नमाज के बाद इमाम साहब मसला बता रहे थे कि जो जानबूझकर रोजा तोड़ेगा तो उसे कफ्फारा पे करना पड़ेगा। ठीक है, बगैर जेन्युइन रीजन के तोड़े तो कफ्फारा, और कफ्फारा कितना खतरनाक है, 60 फास्ट कंटिन्यूअसली, 60 रोजे रखने पड़ेंगे एक रोजा तोड़ने की वजह से, समझ रहे हैं, और वो भी कंटिन्यूअसली। क्या मतलब, आपने दरमियान में 40 रोजे रखकर 41 रोजा, 41st रोजा आपने क्या कर दिया, छोड़ दिया बगैर किसी रीजन के, तो आपकी गिनती 1 से स्टार्ट होगी मेरे भाई। आई बात समझ में? तो अब आप सकर सर पकड़ के बैठ गए यार कि यार 100 टूर्नामेंट भी हार जाते तो मैं ये गलती ना करता। ठीक है, तो बहरहाल आपको ये पता होना चाहिए कि अगर जानबूझ के बगैर किसी रीजन के जो है वो क्या कहते हैं आपने रोजा तोड़ा है, तो फिर 60 रोजे आपको रखने पड़ेंगे। ठीक है, और वो भी कंटिन्यूअसली। लेकिन क्योंकि ये पनिशमेंट है ना, तो जब पनिशमेंट है तो ये स्ट्रिक्ट है, अगर ये पनिशमेंट ना होती तो नॉर्मल, आपको फिदिया याद है ना, सिर्फ एक रोजे के बदले में एक गरीब आदमी को 2 वक्त का खाना। लेकिन अगर आप 60 रोजे नहीं रख सकते, फॉर एग्जाम्पल आप इतने बूढ़े हो गए, आपको अपने बचपन की याद आ रही है, मतलब अपने यंग एज की याद आ रही है, जब आप 20 साल के थे, 15 साल के थे और आपने रोजा तोड़ा था, ठीक है, तो आपको उस एज की याद आ रही है कि यार मैंने रोजा तोड़ा था, अब आप बूढ़े होके जरा नेक बने। ठीक है, तो जब बूढ़े होके नेक बने तो उस वक्त अब आप 60 रोजे रख ही नहीं सकते। ठीक है, तो उस वक्त जो है वो क्या कहते हैं आपको एक आ जाएगा, चलो यार एक स्लेव फ्री कर दो। ठीक है, लेकिन अगर अब आजकल स्लेव्स का जमाना नहीं है, तो फिर एक और हमारे पास उसकी कंपनसेशन है कि 60 नीडी पीपल को 2 वक्त का खाना खिला दें एक दिन का, या फिर एक नीडी पर्सन को 60 दिन तक 2 वक्त का खाना खिला दें। आई बात समझ में? तो कंपनसेशन हो जाएगी, लेकिन ये कब है, जब एक इंसान इतना बूढ़ा हो जाए या इतना बीमार हो जाए कि अब वो जो है वो क्या कहते हैं कंटिन्यूअस 60 रोजे रख ही नहीं सकता। ठीक है, और अगर वो गरीब का बच्चा है, ठीक है, और बदमाश भी है, रोजा भी तोड़ दिया है, ठीक है, कि अब कहाँ से 60 लोगों को खाना खिलाएगा, तो भाई अब अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि अल्लाह आप ही कुछ कर दें, कुछ पैसे वैसे दे दें वरना माफ फरमाए। ठीक है, कुछ पैसे आप भिजवा दें तो मैं उसका कफारा दे दूं। ठीक है, वरना जो है वो क्या कहते हैं अल्लाह माफ फरमाए। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। तो लेकिन द थिंग इज दैट कि ये रोजा जानबूझकर तोड़ने की कंडीशन में है,
ठीक है भाई, आई होप यू हैव डन दैट। अब हमने ये फास्टिंग का क्वेश्चन, 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए हमने, ठीक है। और अब सुने कि भाईजान ये कह रहे हैं कि कम्युनल बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग क्या होते हैं, ठीक है। कम्युनल बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग क्या होते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेन द कम्युनल बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग। कम्युनल का मतलब क्या होता है कि भाईजान जो सोशल बेनिफिट्स हैं, ठीक है, जो सोसाइटी को फास्टिंग के बेनिफिट्स हो रहे हैं, ठीक है। और या इसको दूसरे वर्ड्स में उन्होंने कह दिया कि जो है वो क्या कहते हैं, कम्युनिटी टुगेदर के कैसे करता है फास्टिंग, ठीक है। तो अब देखो, नंबर 1, सबसे पहले चलो ये पॉइंट लिख लो, फिर मैं इस पे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। हेडिंग आपकी डली हुई है, पॉइंट नंबर 1 लिख लें, ठीक है। 4 मार्क का क्वेश्चन है, बी पे। सुनो मेरे भाई, देखो, सबसे पहले इट यूनिफाइज द कम्युनिटी। यूनिफाइज मतलब कम्युनिटी को सेम पेज पर ले आता है रोजा, ठीक है। रोजे में अमीर गरीब सब भूखे होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गरीब आदमी रोजा रखेगा और अमीर आदमी रोजे के बदले पैसे दे देगा, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है मेरे भाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि पैसे यानी वो जो फिदिया वगैरह देते हैं वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कंडीशन में वो लोग देते हैं जो रोजा नहीं रख सकते, ठीक है। बाकी एक नॉर्मल आदमी चाहे कितना ही अमीर हो, ठीक है, और वो बोले कि यार मुझसे एक रोजे के बदले में 1 लाख रुपए ले लो, तब भी जो है वो क्या कहते हैं, उससे पैसे नहीं लिए जाएंगे, उसको रोजा ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यूनिफाइज होने की वजह से हम एक दूसरे से क्लोजर होते हैं, ठीक है। और सेंस ऑफ इक्वालिटी एंड नेशनल यूनिटी क्रिएट होता है। यार हम सब अल्लाह ताला की मखलूक हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें जो हुक्म दिया है तो वो अमीर और गरीब सबके लिए है, ठीक है। लेकिन अफसोस की बात है कि आजकल नेग्लिजेंस बहुत है रोजा रखने में, ठीक है। रोजे को ऐसा समझते हैं कि जैसे कोई दिल चाहेगा, ऑप्शन होगा, ऑप्शनल होगा, और अच्छा मौसम होगा तो रख लेंगे। नहीं मेरे भाई, किसी भी कंडीशन में रोजा रखना है। आई बस समझ में, रोजा फर्ज है, पिलर ऑफ इस्लाम है। पिलर का मतलब ये होता है विदाउट विच बिल्डिंग ऑफ इस्लाम कैन नॉट स्टैंड, ठीक है। बिल्डिंग ऑफ इस्लाम स्टैंड नहीं कर सकती इसके बगैर, ये पिलर है मेरे भाई, ठीक है। कि मुस्लिम कम्युनिटी में भी अब रोजा छोड़ने का जो रुझान है बहुत ज्यादा हो गया है। मार्केट्स में चले जाएं, ठीक है, और कंपनीज में चले जाएं, अच्छे खासे लोग रोजा ही नहीं रख रहे, ठीक है। और डिफरेंट जो पोश एरियाज हैं, ठीक है, वहां पर तो मैंने देखा नॉर्मल होटल्स वगैरह भी खुले हुए हैं, ठीक है, रोजे की हालत में। दैट इज वेरी रॉन्ग। अच्छा अब सुनिएगा, नेक्स्ट थिंग, इट मेक्स द रिच रियलाइजेस द हार्डशिप ऑफ पुअर। ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है, इसको 1 मिनट के लिए समझना है सही से। इट मेक्स द रिच रियलाइजेस द हार्डशिप ऑफ पुअर वाला बहुत अच्छे से समझना बच्चे। देखो 1 मिनट के लिए ना इमेजिन करो कि आप 15-16 साल के बच्चे हो। इस 15-16 साल में आपकी जिंदगी में, सोचिएगा फिर रिप्लाई दीजिएगा, इस 15-16 साल में आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा दिन आया कि आप उस दिन भूखे सोए हो इसलिए कि आपके पेरेंट्स के पास खाने पीने को कुछ भी नहीं है? आई बात समझ में? क्या 15 से 16 साल में कभी कोई ऐसा दिन आया है कि आप इसलिए भूखे सोए हो कि आपके पेरेंट्स के पास खाना खरीदने के पैसे नहीं थे? कभी भी नहीं आया ना, ठीक है। ओ भाई, हमने आज तक ऐसा दिन नहीं देखा, ठीक है। तो हमारी एज इतनी हो गई, आपने कभी देखा? कभी भी नहीं। तो यार कितना खुदा का शुक्र है, ठीक है, कि हमने आज तक कोई ऐसा दिन नहीं देखा कि हम इस वजह से भूखे सोए हो कि हमारे पेरेंट्स के पास पैसे नहीं थे, ठीक है। अब दूसरा स्टेप समझना, अगर ये रोजा ना होता तो भाई हमें पता कैसे लगता है कि भूख की तकलीफ क्या होती है? क्योंकि हमारे पास तो कभी ऐसा दिन ही नहीं आया कि जिसमें हम भूखे ना हो, ठीक है। दर्शना समझ नहीं है, ठीक है। अगर ये रोजा ना होता, ये व्रत ना होता दर्शना के हिसाब से, ठीक है, तो आपको कैसे पता लगता कि भाई ये जो है वो क्या कहते हैं, जो है वो क्या कहते हैं, भूख की तकलीफ क्या होती है? और जब आपको भूख की तकलीफ नहीं पता होगी ना, तो आप भूखों की इतनी मदद भी नहीं करोगे। आप भूखों की मदद इसी वक्त जबरदस्त करते हो जब आपको असर के बाद ये याद आता है ना कि यार देखो मुझे तो एक बड़ा होप है, ठीक है। तो
सही कहा रोशनी। तो अब जो है वो क्या कहते हैं, जब आपको असर की नमाज के बाद की याद आता है ना, यार मुझे तो ये उम्मीद है कि मैं अभी आधे एक घंटे बाद ऐसा जबरदस्त अफ्तार करूंगा या करूंगी, इतनी जबरदस्त बेहतरीन चीजें, ठीक है। तो आपको वो लोग याद आते हैं, यार उनकी कैसी जिंदगी होती होगी जो इतने भूखे होते हैं और उनको पता भी नहीं होता कि उनको अगले 4 घंटों में भी कुछ खाने को मिलेगा या नहीं। आई बात समझ में? ठीक है। तो आपको रियलाइज होता है कि यार वाकई जो है ना, क्या कहते हैं, गरीबों की मदद करनी चाहिए। इसलिए आप देखेंगे रमजान में सिंपैथी टुवर्ड्स द पुअर्स बढ़ जाती है। ठीक है। आप फ्रॉडियों को ही बोलते हैं, चल यार जाने दे, खाने दे, ले जा यार ये पैसे। आई बात समझ में? ठीक है। तो मेक्स द रिच रियलाइजेस द हार्डशिप ऑफ पुअर। ये कमाल की इबादत है रोजा। नेक्स्ट थिंग, उसके बाद जक़ात इज नॉर्मली गिवन इन दिस मंथ, इट हेल्प्स द पुअर। ठीक है। इज इट क्लियर? तो इस मंथ के अंदर जक़ात भी गिवन होती है, तो एक और कम्युनल बेनिफिट। अच्छा, फिदिया ऑफ सौम, अभी अभी मैंने समझाया कि जो लोग रोजा नहीं रख पाते वो फिदिया ऑफ सौम पे करते हैं, तो वो भी जो है वो हेल्प द पुअर होता है। समझ रही ना दर्शना? अभी भी आप खाने पीने में लगी हुई हैं। ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान द प्रोविजन ऑफ द बिलीवर्स आर इंक्रीज्ड। ठीक है मेरे भाई, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान के महीने में एक मुसलमान का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। मोहम्मद ईसा, हम बोलेंगे सर ये क्या कह रहे हैं आप, बढ़ा दिया जाता है? कि ये जो है वो क्या कहते हैं, ड्यूरिंग द रमजान द प्रोविजंस ऑफ द बिलीवर्स आर इंक्रीज, इंक्रीज हो जाता है प्रोविजन ऑफ द बिलीवर्स। ठीक है। रिस्क बढ़ा दिया जाता है। तो भाई रिस्क बढ़ा दिया जाता है मतलब, एक मिनट के लिए समझ लो भाई, आप जो सहरी करते हो, ठीक है, क्या इतना अच्छा नाश्ता करते हो? कभी भी नहीं। ठीक है। आप बोलते हो यार नाश्ते में तो जल्दी से दो चार निवाले खाए और चलो यार स्कूल भागे और कहीं भी, लेकिन सहरी में आप सही डट के खाते हैं। ठीक है। घर में भी खाना अच्छा बना होता है कि यार सारा दिन भूखा रहना है, सहरी टाइट होनी चाहिए, और फिर अफ्तार भी टाइट। ठीक है। और ये सोचकर अफ्तार टाइट होता है कि यार सारा दिन भूखे रहे हैं बच्चे, ठीक है, अब खाना बहुत अच्छा होना चाहिए, पसंदीदा। ठीक है। और उसके बाद जो है वो तरावी पड़ गया, फिर एक और खाना। वो यार खा खा के, मतलब मगरिब से पहले अफ्तार करके गए, मगरिब के बाद आके फिर खाया, फिर ईशा की नमाज पढ़ने गए, तरावी पढ़ी, फिर आके खाया। ठीक है भाईजान, इतना भी नहीं फोड़ना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये क्लियरली पता लग रहा है कि नॉर्मली हम 2 से 3 टाइम खाते हैं, और यहाँ जो है ना वो क्या कहते हैं, जबरदस्त वाला प्रोलॉन्ग दावत वाला खाना पूरे महीने चलता है। ठीक है। तो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इकोनॉमी फ्लोरिशेस एज मनी इज सर्कुलेटेड। ठीक है। कि भाईजान इन क्या कहते हैं, इस मंथ के अंदर क्योंकि लोग स्पेंड ज्यादा करते हैं, तो जिसकी वजह से इकोनॉमी फ्लोरिश होती है। और जिस मुल्क में क्या कहते हैं मनी की सर्कुलेशन ज्यादा होगी, ऑब्वियसली उसकी इकोनॉमी बेटर होगी। सिंपल सी बात है। ठीक है। जहां मनी फ्रीज हो जाएगा, ठीक है, बैंकों में दिया जाएगा, ठीक है, और सोसाइटीज बना के जस्ट इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, तो जो है वो क्या कहते हैं, सोसाइटी डेवलप नहीं हो पाएगी। आई बात समझ में? जितना सोसाइटी में बिजनेस चलेगा, ठीक है, उतनी वो सोसाइटी डेवलप होगी। और आपको पता है रमजान में क्या जबरदस्त बिजनेस चलता है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, भाई आगे चलें, ये लिख लिया सबने? ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग, ठीक है, टू एन इंडिविजुअल मुस्लिम। और इंडिविजुअल में देखो बेटा, एक वर्ड उसका नाम है स्पिरिचुअल। ठीक है। एक वर्ड होता है इंडिविजुअल और एक है स्पिरिचुअल। देखो 4 मार्क्स में ना ये इंडिविजुअल और स्पिरिचुअल सेम हो जाती हैं, वरना अगर हम डेप्थ के अंदर जाएं तो स्पिरिचुअल वुड बिकम द टाइप ऑफ द इंडिविजुअल बेनिफिट। ठीक है। लेकिन बहरहाल 4 मार्क में इंडिविजुअल का वर्ड आ जाए, स्पिरिचुअल का वर्ड आ जाए, ठीक है, तो ओ लेवल्स के लेवल पर तो आप आंसर सेम लिखेंगे। एक इंडिविजुअल मुस्लिम को, सोसाइटी को नहीं, क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं फास्टिंग के? सबसे पहले, इट इज द पिलर ऑफ इस्लाम। जब आप इसको परफॉर्म करते हैं तो ऑब्वियसली आपको पिलर ऑफ इस्लाम के परफॉर्म करने का सवाब मिल रहा है ना, और एक तो सवाब भी मिल रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंप्लीट हो रही है। नंबर 2, इट वॉज मेड ऑब्लिगेटरी इन सेकेंड ईयर ऑफ हिजरा। ठीक है। बट ओनली ऑन एडल्ट, सेन, फिट, हेल्दी मुस्लिम्स। तो भाईजान अगर आपने रोजा रख लिया तो आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल कर दी। ठीक है। तो ये दोनों एक्चुअल में ना वन सिंगल पॉइंट है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया, ये पॉइंट नंबर 2। ठीक है। कि रोजे की वजह से ना सेल्फ कंट्रोल क्रिएट होता है, पेशेंस क्रिएट होता है, डिसिप्लिन क्रिएट होता है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि भाईजान
देखो खाने की बेहतरीन चीजें हमारे सामने दस्तरखान पे रखी हुई होती हैं, ठीक है, भूख भी जबरदस्त लगी हुई होती है, लेकिन आप 1 मिनट पहले भी खाना नहीं खाते, ठीक है, इसी को कहा जाता है डिसिप्लिन। और किसी को कुछ कहने की भी जरूरत नहीं होती कि नहीं अभी नहीं खाना, अभी रुक जाओ, नहीं, ठीक है, बल्कि हर कोई एक दूसरे को बोल रहा होता है भाई, ठीक है, अभी अलार्म होने दो, ठीक है, कोई जो है वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, खुद सेल्फ कंट्रोल क्रिएट हुआ होता है, किसी को नहीं कहना पड़ता कि भाई जो है वो क्या कहते हैं नहीं खाना है, बल्कि मैंने कहा ना, आपको बोलना पड़ता है कि भाई अलार्म हो गया है या अजान हो गई है, खा लो, ठीक है, तो इसी को कहा जाता है सेल्फ कंट्रोल। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, देखो बेटा एक बात सुनो भाई, आप जब फास्टिंग कर रहे हो तो गौर से सुनना, ठीक है, जब फास्टिंग में नहीं होते सुनो, जब आप फास्टिंग में नहीं होते तो आप कानों में हैंड्स फ्री लगाए हुए होते हैं, मोबाइल हाथ में होता है या ईयरबड्स लगे होते हैं कानों में, और कोई सीरियल चल रहा होता है, कोई सीरीज चल रही होती है, और अम्मा अब्बा देख लेते हैं, मना करते हैं, ठीक है, तो आप जो है वो क्या कहते हैं, फिर भी जो है वो आप क्या करते हैं, आप बोलते हैं कि ठीक है यार, रख दिया आपने, और जैसे ही अब्बा गए आपने दोबारा से उठा लिया, कानों में हैंड्स फ्री लगा लिया या वो एयरबड्स लगा लिए। ये अदर देन रमजान है। लेकिन रमजान में क्या होता है कि आपको कोई मना करने वाला नहीं भी होता, और ये सारी जो आप सीरीज वीरीज सब चल रही होती है नातों में और बयानात में कन्वर्ट हो जाती हैं खुद ब खुद। आई बात समझ में, ठीक है, तो ये होता है सेल्फ कंट्रोल, कि आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, आप खुद इबादतों में भी लग रहे होते हो, आप खुद जो है वो क्या कहते हैं, जो है वो क्या कहते हैं अच्छे काम भी कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, इट्स मेक बॉडी स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दी, ठीक है, सॉलिडारिटी इंक्रीज होती है, मुसलमानों में यूनिटी सॉलिडारिटी, ठीक है, और क्या कहते हैं मेक्स द रिच रियलाइजेस द हार्डशिप ऑफ पुअर, ये कम्युनल में अभी आया था, इंडिविजुअल में भी आ गया, ठीक है, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, ये जरा इंक्रीज ओबीडियंस टू द गॉड, ठीक है, और जरा गिफ्ट फ्रॉम द बिलीवर्स टू गॉड, बी क्विक, इसको लिखने पर समझ। अब मेरी बात जरा बहुत से सुनिए, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मेक्स बॉडी स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दी, ठीक है, इसको जरा समझना बेटा, भाईजान फास्टिंग आपको ना बहुत सारी बीमारियों से बचा रही होती है, ठीक है, और मैं आपको एक छोटी सी बात बताकर फिर आगे चलेंगे कि देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन अगेंस्ट द कैंसर इज वन ऑफ दैम इज कंसिडर्ड एज फास्टिंग, कि कैंसर के अगेंस्ट जो प्रिकॉशंस हैं, मैं क्योर की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, प्रिकॉशन की बात कर रहा हूँ, जो प्रिकॉशंस है ना, उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, जो है वो क्या कहते हैं फास्टिंग है। कैसे, देखो कैंसर की ज्यादातर रीजन कुछ एक्स्ट्रा डैमेज सेल्स होते हैं, खराब सेल्स होते हैं जो आपकी बॉडी में क्रिएट हो रहे होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब फास्टिंग में ये होता है कि जब आप प्रोलॉन्ग मंथ लॉन्ग फास्टिंग करते हैं, ठीक है, तो फास्टिंग में ऐसा होता है मेरे भाई कि आप जो है वो फास्टिंग करते हैं ना, तो बॉडी को जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत है, ठीक है, और वो एनर्जी उसे खाने पीने से मिलती है। फास्टिंग में आप उसका खाना पीना रोक देते हैं, बॉडी तो जिंदा है, बॉडी तो चल रही है, चाहे सोई क्यों ना रही हो, ठीक है, बॉडी तो चल फिर रही है, तो लिहाजा जब फास्टिंग में आप खाना पीना उसका बंद कर देते हैं, ठीक है, तो बॉडी जिंदा होती है तो उसको एनर्जी तो चाहिए, और खाना पीने से तो एनर्जी मिल नहीं रही, तो अब वो क्या करती है बॉडी, कि अपने ही पार्ट्स को, यानी बॉडी अपने ही पार्ट्स को बर्न करके वो एनर्जी कंज्यूम करना शुरू कर देती है। और अल्लाह ताला ने इस बॉडी के अंदर इतना जबरदस्त रिकॉग्निशन सिस्टम रखा है कि बॉडी हमेशा पहले डैमेज सेल्स को कंज्यूम करती है, और वही डैमेज सेल्स जब कंज्यूम हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, तो फिर वो कहाँ से कैंसर क्रिएट करेंगे। आई बात समझ में, लेकिन ये मैं प्रिकॉशन बता रहा हूँ, ठीक है, यानी ये नहीं कि क्योर बता रहा हूँ, ठीक है, प्रिकॉशन इज डिफरेंट, क्योर इज डिफरेंट, ठीक है ना मेरे भाई। तो इसलिए इट इज वन ऑफ दैट, ठीक है, बाकी और बहुत सारे फास्टिंग के बेनिफिट्स है मेरे भाई, ठीक है, हेल्थ के बेनिफिट, लेकिन बहरहाल अब सुने, इसकी वजह से इंसान ज्यादा ओबीडियंट टू गॉड होता है, ज्यादा इबादत करता है, ठीक है। अच्छा, गिफ्ट फ्रॉम बिलीवर टू गॉड, क्या मतलब, भाईजान देखो हम अल्लाह ताला की कितनी सारी फेवर्स यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, अब ये हमारी तरफ से गिफ्ट है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, इसलिए कि क्या मतलब गिफ्ट है, अल्लाह ताला ने खुद भी फरमाया है कि अस्सौमु ली व अना अज्जी बिही, हदीस कुदसी है कि फास्टिंग इज फॉर मी एंड ओनली आई विल गिव द रिवॉर्ड फॉर इट, ठीक है भाई।
फास्टिंग इज फॉर मी एंड ओनली आई विल गिव द रिवॉर्ड फॉर इट। तो अल्लाह ताला डायरेक्टली इसको अपने लिए कह रहे हैं, तो इसको अल्लाह ताला गिफ्ट कंसिडर कर रहे हैं। एनी प्रॉब्लम, कोई इश्यू तो नहीं है ना? अब देखो नेक्स्ट थिंग, फॉरगिवनेस ऑफ ऑल प्रीवियस सिंस भी होता है फास्टिंग के अंदर। ठीक है, ये तमाम गुनाहों की माफी भी मिल रही होती है फास्टिंग के अंदर। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, द कुरान वॉज फर्स्ट रिवील्ड इन दिस मंथ। ठीक है, ये भी इस महीने की इंपॉर्टेंस है। ठीक है मेरे भाई, तो जरा जल्दी से लिखिएगा ये सारे फास्टिंग के बेनिफिट्स। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है फॉरगिवनेस ऑफ ऑल सिंस के बारे में, सुनो। मन सामा रमजाना ईमाना व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, यानी जो रमजान रमजान में रोजे रख के फेथ के साथ और अच्छी नीयत के साथ कि अल्लाह ताला इसका ग्रेट रिवॉर्ड देंगे, तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ। ठीक है, वमन कामा रमजाना ईमान व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, जो नमाज जो रमजान की रातों में, ठीक है, अल्लाह की इबादत करे, नमाज में खड़ा हो, तरावी में खड़ा हो, और उसमें उसकी लोगों को दिखाने की नियत ना हो, बल्कि अल्लाह ताला से सवाब हासिल करने की नियत हो, और ईमान की हालत में हो ये बंदा, ठीक है, तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ। आई बात समझ में? कितनी बड़ी बड़ी ग्रेटनेस है, ठीक है, फास्टिंग की और मंथ ऑफ रमजान की। ठीक है, बी क्विक, जल्दी कीजिएगा भाई ताकि हम आगे चलें। देखिएगा यहां पर अब सीआईज वालों ने एक छोटा सा जुल्म किया है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 है ना? नहीं, 4 है। पहले 3 पार्टीज गुजरे ना, अभी एक और पार्टी आ गया। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, कि इस इंडिविजुअल और कम्युनल बेनिफिट्स को मिला करना उन्होंने एक पूरा क्वेश्चन बना दिया 10 मार्क का। ठीक है, तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द फास्ट देते हो, वही किन लोगों पर फास्टिंग ऑब्लिगेटरी है, कौन कौन फास्टिंग करेगा, कौन नहीं करेगा। ठीक है, वो जो पहला पैराग्राफ था, और उसके बाद आप बताते हो सारे मोरल बेनिफिट्स यानी इंडिविजुअल बेनिफिट्स, और उसके बाद आप बताते हो सोशल यानी इकोनॉमिकल बेनिफिट्स, ठीक है, यानी कम्युनल बेनिफिट्स, वो जो कम्युनिटी प्रॉस्पर और ये वो सारी चीजें थी। ठीक है, वो जो गरीबों की हेल्प हो रही थी फिदिया से और जक़ात से, वो सारा इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन बेटा ये नोट जरूर लिख लेना, देखो पार्ट बी में ना वर्सेस की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब यही चीजें पार्ट ए में आ गई तो हमें इसको आंसर को सपोर्ट करने के लिए वर्सेस और हदीस लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, वर्सेस और हदीस, ये वर्ड ऐड कर लेना। ठीक है, वर्सेस और हदीस, ठीक है, तो लिखनी पड़ेंगी। और ये मैंने सारी नोट्स में दी हुई है इस जगह पर जो मैंने अभी पढ़ाई भी। ठीक है, तो बिल्कुल प्रीवियस पार्ट 20 से रिलेट करके ये आंसर है, जल्दी से लिख लीजिएगा। देखो भाईजान, अब ये कह रहे हैं कि आपने जो इतने सारे बेनिफिट्स बताए फास्टिंग के, इसमें से कोई एक बेनिफिट चूज करें, और उसके बारे में वो जो आपने पार्ट ए में बताए हैं इतने सारे ना, चाहे वो इंडिविजुअल में से चूज कर लें कोई एक, या कम्युनल में से कोई एक चूज कर लें, और फिर उसके बारे में बताएं कि व्हाई डू यू थिंक इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट। ठीक है भाई, ये जरा देख लीजिएगा आप। ठीक है, जरा जल्दी से क्वेश्चन लिखें और साथ साथ ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, साथ साथ इसका आंसर भी देखें। देखो, हम एक ऐसा बेनिफिट चूज करेंगे जो बहुत सारी जगहों पर काम आ जाएगा। ठीक है, यानी हम एक जगह याद करेंगे, नमाज में भी काम आ जाएगा, हज में भी काम आ जाएगा, फास्टिंग में भी काम आ जाएगा। ठीक है, तो हर जगह काम आ जाएगा, और तौहीद वगैरह के अंदर भी काम आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ना किसी भी पिलर के साथ आ सकता है। ठीक है, आ जाता है कि भाई इस पिलर का के जितने बेनिफिट आपने बताए हैं इंडिविजुअल या कम्युनल, उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट को एक चूज करके उसको एक्सप्लेन करो कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है आपकी नजरों में। ठीक है, अब वो कोई भी हो सकता है, तो हमने एक बड़ा जबरदस्त चूज किया, तकवा, यानी गॉड कॉन्शियसनेस, क्लोजनेस टू गॉड। ठीक है, फेयर ऑफ गॉड। भाई देखो, रोजा रखने से इंसान नियर टू गॉड हो जाता है, क्लोज टूवर्ड्स द गॉड हो जाता है, फेयर ऑफ गॉड क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड तकवा, गॉड कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो अब ये मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो ये बहुत आसान है ना, कि इसमें आप बताएंगे कि भाई तकवा इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर एक बंदा गॉड फेयरिंग बन जाएगा तो वो हर गुनाह से बचेगा, वो हमेशा ऑनेस्ट डीलिंग करेगा, और वो हमेशा दूसरों के राइट्स का ख्याल रखेगा। आ गई बात समझ में? नंबर 1। नंबर 2, तकवा इज द रूट ऑफ ऑल गुडनेस। अगर एक इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ है ना, वो हमेशा जिंदगी में
हाँ बिल्कुल अहमद, वो हमेशा जिंदगी के अंदर अच्छे ही काम करेगा और बुरे कामों से बचता रहेगा। आई बात समझ में? ठीक है। और नंबर 4, व्हेन रिलेशंस बिकम स्ट्रॉन्गर विद अल्लाह, ठीक है, जब अल्लाह ताला के साथ रिलेशन तकवी की वजह से स्ट्रॉन्गर हो जाएगा तो उसकी सारी कमांड्स को मानेगा। देखो कंपेनियंस कैसे अल्लाह ताला की सारी कमांड्स को फॉलो करते थे, क्योंकि अल्लाह ताला के साथ उनका रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो गया था। ठीक है, ओबे कमांड्स एंड फॉलो द स्ट्रेट पाथ। ठीक है, और हमेशा सीधे रास्ते को चूज करेगा। अब देखो फॉर एग्जाम्पल नमाज के बेनिफिट्स के बारे में आ जाए, आप यही लिख दें। ठीक है, मेरे ओपिनियन के मुताबिक डेवलपमेंट ऑफ तकवा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ सलाह, और पूरा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, हज का भी यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत पक्का क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से। ठीक है, कि इस तकवे की वजह से इस दुनिया में भी और आखिरत में भी बोथ वर्ल्ड्स के अंदर सक्सेस मिल रही होती है। बी क्विक, जल्दी से कर लें भाई, बिल्कुल आखिरी आखिरी चल रहा है फास्टिंग। देखो फास्टिंग में आपसे ये पूछा जाता है कभी कभी कि यार ये जो एतकाफ है इसका क्या कॉन्सेप्ट है, मुसलमान क्यों मस्जिद में चले जाते हैं लास्ट 10 डेज ऑफ रमजान के अंदर। ठीक है, क्यों स्टिक टू द मॉस्क हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही? तो सबसे पहले ये समझो, क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहली बात कि देखो हम ये बताते हैं कि लास्ट 10 डेज में मुसलमान एतकाफ करने जो जाते हैं ना, ठीक है, वो मस्जिद में जो जाते हैं वो एतकाफ की नीयत से जाते हैं। क्यों? क्योंकि एतकाफ, एतकाफ के लिटरल मीनिंग, ठीक है, लिटरल मीनिंग का मतलब पता है क्या होता है? मतलब डिक्शनरी मीनिंग। ठीक है, तो अकफा से वर्ड ड्राइव्ड है और इसका मतलब होता है टू स्टिक टू समथिंग, किसी चीज के साथ बिल्कुल जो है वो स्टिक हो जाना। ठीक है, बिल्कुल उसके साथ ही रहना, चिपक जाना। ठीक है, तो अब जो है वो क्या कहते हैं, एतकाफ पार्ट बी में ही आता है बेटा, पार्ट ए में नहीं। ठीक है, अच्छा, अब ये देखिएगा कि इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में एतकाफ किसे कहते हैं कि यार मस्जिद में जाकर स्टिक टू द मॉस्क हो जाना। ठीक है, विद द इंटेंशन ऑफ बिकमिंग क्लोजर टू अल्लाह। ठीक है, और गिविंग अप द वर्ल्डली ऑक्यूपेशन, अपने दुनिया के काम फिर हम छोड़ देते हैं। ठीक है, बिजनेस छोड़ देते हैं और जितनी दुनियावी हरकतें हैं, ठीक है, ये मोबाइल के साथ जो हमारी अटैचमेंट चल रही होती है, उन सबको हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, और सिर्फ जो है वो क्या कहते हैं, बिल्कुल लास्ट 10 डेज में स्पेशली जो हम एहतिकाफ करते हैं, ठीक है, रमजान के जो 20th रमजान के रोजे से क्या कहते हैं, अफ्तार से स्टार्ट होता है। आपको पता है ना भाई, एहतिकाफ जो होता है वो 21st रमजान से लेकर एंड ऑफ द रमजान तक होता है। तो अब 21st रमजान जो स्टार्ट होगा ना बेटा, वो 20th रोजे के जस्ट आफ्टर स्टार्ट हो, 20th रोजे के जस्ट आफ्टर स्टार्ट हो जाएगा। यानी 20th रोजे का जो अफ्तार होगा वो हमें मस्जिद में करना पड़ेगा। ठीक है, खवातीन को अगर वो घर पे एहतिकाफ में बैठना चाहे तो घर में करना पड़ेगा। ठीक है, घर पे जो भी रूम उन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, ये सुन्नत मुक्कदा अल किफाया है। अल किफाया का मतलब ये होता है कि भाई अगर एहतिकाफ करने में पूरी मोहल्ले में कोई भी एहतिकाफ नहीं करेगा तो पूरा मोहल्ला गुनाहगार होगा। लेकिन मोहल्ले से 10-15 लोग, 2-4 लोग भी एहतिकाफ कर लें तो पूरे मोहल्ले के सर से ये गुनाह हट जाएगा। आई बात समझ में कि इफ नो वन इज द लोकेलिटी सिट्स फॉर एहतिकाफ ऑल शैल बी सिंपल। सुन्नत मुक्कदा अल किफाया का मतलब ये होता है। नेक्स्ट थिंग, नॉट टू लीव द प्रेमिसेस ऑफ द मस्जिद एक्सेप्ट कॉल ऑफ नेचर और अदर डायर नीड्स। ठीक है, आपने मस्जिद की प्रेमिसेस को बिल्कुल भी लीव नहीं करना है। ठीक है, एहतिकाफ की हालत में, एक्सेप्ट फॉर द डायर नीड्स, मतलब कॉल ऑफ नेचर है, वॉशरूम वगैरह जाना है, या आपके घर से कोई खाना वगैरह लाने वाला नहीं है, और आप एहतिकाफ में बैठते वक्त ये नियत कर लेते हैं कि भाई मेरे घर से कोई खाना लाने वाला नहीं है तो मैं खाना लाने खुद जाया करूंगा, तो वहां स्टे करने की इजाजत नहीं होगी। आप जाएंगे, फौरन खाना लेंगे और आ जाएंगे और मस्जिद में बैठकर खाएंगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये एहतिकाफ की सिंपल सी इंट्रोडक्शन है, डिटेल इसकी कोई हमने नहीं पढ़ दी। बी क्विक।